नेशनल इनकम के 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी एम्प्लॉयज़ यानी जो लोग दूसरों के अंडर में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कहलाते हैं, और जिसके अंडर में काम करते हैं वो कहलाता है एम्प्लॉयर। तो लोगों को, एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर से मिलने वाली इनकम वो उनका कंपनसेशन कहलाती है। वो 3 तरह से हो सकती है। देखो कि वेजेस एंड सैलरी इन कैश, कि या तो अपना काम करने के बदले अपने एम्प्लॉयर से हमको वेजेस या सैलरी कैश में मिल रही है। इट इंक्लूड्स ऑल मॉनिटरी बेनिफिट्स लाइक सैलरी, बोनस, डियरनेस अलाउंस, कमीशन। यानी सैलरी जो हमें कैश में मिल रही है, वेजेस या सैलरी, उसमें सभी चीज़ें जो सैलरी के साथ मिल रही हैं, जैसे सैलरी, बोनस, डियरनेस यानी महंगाई भत्ता, कमीशन जो भी मिल रहा है, जो कैश रूप में मिल रहा है, एक तो वो ऐड होगा। दूसरा पॉइंट है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कि कभी कभी कैश के साथ साथ कुछ हमें सैलरी के रूप में चीज़ें भी मिलती हैं। जैसे इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स। यानी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स कैसे? रेंट फ्री हाउस, ऑफिस की तरफ से आपको रहने के लिए फ्री में घर मिल गया, फ्री कार आने जाने के लिए मिल गई, फ्री मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मिल गई, कि घर का और परिवार का इलाज करने के लिए आपकी मेडिकल फैसिलिटी है, बच्चों की फ़ीस माफ़ है। तो ये सारी सुविधाएं जो सैलरी के साथ मिलती हैं वो भी वेजेस या सैलरी कहलाती हैं, पर कैश रूप में नहीं होती हैं, काइंड यानी चीज़ों के रूप में होती हैं। An imputed value of these benefits should be included in national income. Imputed value of these benefits, imputed यानी मानी गई। सपोज़ कीजिए आपको ऑफिस की तरफ से 2 कमरे का मकान किराए पे मकान मिला है, जिसका किराया आपसे नहीं लिया जाता है, यानी आपका रेंट फ्री हाउस है। तो आप उसको नेशनल इनकम में कितने रुपए काउंट करोगे फिर उस हाउस के? तो ऐसे में देखा जाता है कि उस एरिया में 2 कमरे का मकान लगभग कितने रुपए किराए पर मिल रहा है। सपोज़ कीजिए 5,000 में मिल रहा है, यानी कि आप क्या बोलोगे, हमको सैलरी के साथ साथ लगभग 5,000 रुपये महीने का मकान भी साथ में फ्री मिला। तो वो रेंट फ्री हाउस 5,000 रुपये महीना भी नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम हमें ऐड करना पड़ेगा। तीसरा आइटम होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम, कि अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है या कोई भी है, कंपनसेशन है कोई सा, तो उसमें एम्प्लॉयर जो पैसा मिला रहा है, दोनों का मिलता है, एम्प्लॉय का भी और एम्प्लॉयर का भी। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन मिला रहा है वो भी आपकी नेशनल इनकम काउंट करते टाइम ऐड होगा। यानी कि नेशनल इनकम के 5 पॉइंट है। 5 पॉइंट में पहला पॉइंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। उस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड्स एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटीज़ स्कीम। ये आपका पहला पॉइंट हो गया COE। दूसरा पॉइंट है आपका रेंट एंड रॉयल्टी। लोगों को कंपनसेशन मिलता है, यानी वो उनकी वेजेस सैलरी ऐड कर दी। कुछ लोगों को रेंट और रॉयल्टी मिलती है, वो हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। कि बहुत से लोगों की इनकम ये होती है कि वो अपनी ज़मीन या मकान या बिल्डिंग कुछ भी किराए पर दे देते हैं, तो उनकी इनकम का सोर्स क्या हो गया? रेंट, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट। कुछ लोगों की इनकम का सोर्स होता है इंटरेस्ट, यानी कि उन्होंने ब्याज पे पैसा चलाया है, ब्याज कमा रहे हैं, वो उनकी इनकम है। तो इंटरेस्ट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव ऑफ लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट, कि लोगों को नहीं दिया हो, वो लोन किसको दिया हो? प्रोडक्शन करने वालों को। किसी ने अगर प्रोडक्शन यूनिट को अपना पैसा लोन पर दिया है तो उसको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट उसकी इनकम है। इसलिए इनकम मेथड के दौरान हम उसको नेशनल इनकम काउंट करते समय जोड़ेंगे। तो देखो इंटरेस्ट में इट इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर, कि जो एंटरप्रेन्योर ने अमाउंट पे किए प्रोवाइड कराया है उसमें एक्चुअल या इम्प्यूटेड 2 इंटरेस्ट हैं, कुछ भी शामिल किया जा सकता है। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेब्ट एंड इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर सच एज इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन टेकन फॉर कंजम्पशन पर्पस, कि इसमें कौन सा इंटरेस्ट शामिल नहीं करेंगे। ध्यान रखना है कि जब हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं तो वो इंटरेस्ट जो कि किस लोन पे दिया जा रहा है? प्रोडक्शन करने वाली यूनिट को। अगर किसी ने अपना पैसा उधार दिया है तो उस पर जो ब्याज मिल रहा है सिर्फ वही ब्याज नेशनल इनकम को काउंट करते टाइम ऐड होगा। अगर किसी ने किसी की हेल्प करने के लिए पैसा दिया और बदले में ब्याज मिल रहा है तो वो ब्याज नहीं शामिल होगा। एक फर्म दूसरी फर्म को हेल्प करने के पर्पज़ से पैसा उधार दे रही है तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा।
होगा, यानी इंटरेस्ट सिर्फ कौन सा, जो प्रोडक्शन यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए दिया गया है लोन, उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट। चौथा पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या शामिल होता है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंटरप्रेन्योर जिसने प्रोडक्शन का काम किया, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन का काम किया, बदले में उसको जो रिवॉर्ड मिलता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट। इट इज़ रेसिडुअल इनकम विच एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। रेसिडुअल मीन्स बची हुई इनकम है, एंटरप्रेन्योर ने जिससे भी पैसा उधार लिया या फिर जिसको बदले में काम के बदले वेजेस सैलरी दी, यानी एंटरप्रेन्योर ने सबका पेमेंट करने के बाद जो बची है इनकम वो उसकी खुद की है, तो ये इनकम उसका प्रॉफिट कहलाता है। तो 4 पॉइंट हो गए, COE, रेंट रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर किस किस चीज़ को शामिल करना है, प्रॉफिट कितने तरीके से बढ़ सकता है कि एंटरप्रेन्योर उसमें से टैक्स भी चुकाएगा, तो कॉरपोरेट टैक्स, कि इट इज़ द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट, यानी अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा उसको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो प्रॉफिट का यूज़ कितने पर्पज़ से हो रहा है यहाँ हम पढ़ेंगे कि द प्रॉफिट अर्नड बाय एन एंटरप्राइज इज़ यूज्ड फॉर 3 पर्पज़, कि जो एंटरप्राइज ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको वो 3 तरह से यूज़ कर सकती हैं, 3 पर्पज़ पे। एक तो कॉरपोरेट टैक्स के रूप में, तो उसमें से टैक्स चुकाया जाएगा। दूसरा है डिविडेंड। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ पेड टू द शेयर होल्डर्स इन द रेशो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, कि कभी कभी प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में भी बांट देता है एंटरप्रेन्योर, तो ये वो डिविडेंड कहलाता है। यानी वो अपने प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज़ करेगा, टैक्स चुकाने में, डिविडेंड बांटने में। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग, या फिर वो उसको भविष्य के लिए अपने पास हाथ में बचा कर भी रख सकता है, रिटेन्ड यानी बचत करके भी रख सकता है। तो प्रॉफिट के कुल कितने पार्ट हो गए, 3। प्रॉफिट के कॉरपोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। अगर क्वेश्चन में आपको सिंगल वर्ड प्रॉफिट लिखा है और ये सब भी दिए हैं, तो प्रॉफिट अगर हमें दिया है तो हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में ऑलरेडी ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं। अगर प्रॉफिट में ये ऐड नहीं है, अलग से प्रॉफिट नहीं दिया है और ये चीज़ें दी हैं, तो इन तीनों को ऐड करके हम क्या नाम देंगे, प्रॉफिट नाम देंगे। तो ये हमारा चौथा इनकम का आइटम हो गया। हमारा इनकम का 5वां आइटम है मिक्स्ड इनकम। इनकम का हमारा 5वां आइटम है मिक्स्ड इनकम। इसमें वो लोग शामिल हैं जो तो ना कहीं नौकरी करते हैं, जिसने ना किसी को पैसा उधार दे के रखा है, और जो ना ही कोई रेंट पा रहा है, यानी ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को खुद एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। दुकानदार लोग, मोची, दर्जी, नाई, ये सब इसमें आ जाते हैं। इन सबको होने वाले इनकम को हम काय में शामिल करते हैं, मिक्स्ड इनकम में। इन सबको सेपरेट नाम नहीं दिया, इन सब की टोटल इनकम क्या कहलाती है, मिक्स्ड, जो कि ना तो रेंट मिल रहा है, जो ना इंटरेस्ट में है, ना COE में है, जिनकी अपनी खुद की इनकम है, वो कहलाएगी मिक्स्ड इनकम। तो देखिए डोमेस्टिक इनकम NDPFC, यानी हम इनकम मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम किस आंसर पे पहुंचते हैं, NDPFC। इसको पाने के लिए हमें 5 आइटम ऐड करना पड़ते हैं। वो 5 आइटम क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो लोग कहीं नौकरी कर रहे हैं उनको मिलने वाली सैलरी, रेंट एंड रॉयल्टी, जिन्होंने अपना ज़मीन, मकान, कुछ अधिकार किसी को दे रखे हैं उधार, उसके बदले में जो इनकम हो रही है वो कहला रहा है रेंट या रॉयल्टी, जिन्होंने प्रोडक्शन यूनिट को, ध्यान रखना, प्रोडक्शन यूनिट को अपना पैसा उधार दिया है और बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट हो रहा है वो, और सबको अलग अलग लोगों को होने वाली इनकम मिक्स्ड इनकम। जब हम इन 5 को ऐड करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, NDPFC पर। अब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीनों चीज़ें कभी कभी कॉमन एक नाम से दे दी जाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड दिया है और ये सब भी अलग से दिए हुए हैं,
तो हमें किसे ध्यान में रखना होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस को, क्योंकि क्या मानेंगे कि ऑलरेडी इसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब चीज़ें पहले से ही ऐड हैं, तो हम इसको भी ऐड कर लें और इनको भी ऐड कर लें तो वो हमारी डबल काउंटिंग की मिस्टेक हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। आपको अगर ये दिया है तो सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को ऐड करना, और अगर ये नहीं दिया है इन तीनों को फिर अलग अलग ऐड करना है। तो जब हम इन पांचों को ऐड करते हैं तो हम पहुंचते हैं डोमेस्टिक इनकम पर।